बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ। अच्छा बेटे, मैं एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ, ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ तो ये आपके समझाने के लिए किया करता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर आपने इस तरह ये जो एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ वो नहीं कोट करनी, आपने टू द पॉइंट जो है वो बातें बतानी है। मेरी एक्चुअली ख्वाहिश ये होती है कि बच्चे रट्टा ना लगाएं, यानी कि जो चीज़ पढ़ें वो समझें। तो समझ के मैं तो समझता हूँ कि अपने तौर पर लिखें, अपने अल्फाज, चाहे वो इंग्लिश इतनी अच्छी ना भी हो तो भी अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारा जो है निज़ाम कुछ यूँ बना हुआ है कि बच्चों को कहा जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लें। तो वही उस्ताद जो है वही याद कर की हुई चीज़ उनको बता देते हैं और बच्चे जो हैं उसी को क्रेम करते हैं, यानी कि रटा लगाते हैं और वही जो है रिप्रोड्यूस किया जाता है पेपर के ऊपर। नतीजा आपके सामने है कि हमारा बच्चा जो है वो 1100 नंबर में से 1080-85 नंबर ले लेता है, लेकिन मुल्क जो है तरक्की नहीं कर रहा। तो वजह उसकी यही है कि हम रट्टू तोते पैदा कर रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत जो है बच्चों में पैदा करने की कोशिश नहीं करते। तो मेरी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट्स से भी कि बच्चे जो पढ़ें थोड़ा पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि पूरे आलम फाजल किताबें वगैरह जो हिफ्ज़ कर लें, नहीं, थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो समझ होनी चाहिए। तो बाहर इसीलिए ये मैं इस तरह की एग्जांपल दिया करता हूँ। तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल आज हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ में एक्चुअली करंट और वोल्टेज को कोरिलेट किया गया है कि अगर एक कंडक्टर है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवाते हैं तो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन उसको समझने से पहले ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। ये हमारे पास दो कंटेनर हैं, ये वाल्व इसमें लगा हुआ है और इसमें ये पानी है और ये कंटेनर जो है वो फुल है और ये एम्प्टी है। डेफिनेटली जब ये वाल्व बंद होगा तो कोई भी करंट यहाँ से पास, यानी कि ये पानी जो है फ्लो नहीं होगा। तो मैं बारहा कह चुका हूँ कि फ्लो जो है उसको करंट कहते हैं। अगर वो वाटर फ्लो है तो वाटर करंट कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ करंट, वाटर करंट ज़ीरो के बराबर है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि ये लेवल जो है पानी का इधर ज़्यादा है, इधर पानी का लेवल ना होने के बराबर ज़ीरो है। जब हमने इसको खोला तो क्या हुआ, इनिशियली ये पानी जो है वो शूट करेगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ इस कंटेनर के अंदर आएगा, मीन वाटर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और याद रखें उस वक्त सिचुएशन क्या होगी कि इधर पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा है और इधर पानी का लेवल जो है वो कम है। जैसे जैसे पानी इसमें एंटर होता जाएगा इधर पानी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इधर पानी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा। तो पानी के लेवल का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हम ये देखते हैं कि यहाँ से पानी की जो फ्लो है वो पहले से कम होती जाती है, मीन वाटर करंट जो है वो कम होता जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे दोनों टैंक्स में लेवल का डिफरेंस कम होता जाता है वैसे वैसे इसकी जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो कम होती जाती है। अब जाहिर है इसकी जो हाइट है उसके ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, इसका पोटेंशियल कम था, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था तो फ्लो जो है वो फास्ट थी, मीन इलेक्ट्रिक कर अपना वाटर करंट जो है वो ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल कम होता गया इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम होता गया और इधर पोटेंशियल बढ़ता गया, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता गया, जिसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ कि पानी की फ्लो जो है वो तेज़ होती गई और कम होती गई। अब देखिए एक वक्त ऐसा आता है कि जितना पानी का लेवल यहाँ पे है उतना ही कंटेनर इसके अंदर भी पानी का लेवल है। तो अब चाहे यहाँ काक लगाएं या ना लगाएं पानी फ्लो नहीं करेगा, यानी कि वाटर करंट जो है ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, यानी कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो यहाँ से जो फ्लो है पानी की वो रुक जाती है, मीन इलेक्ट्रिक अपना वाटर करंट जो है ज़ीरो के बराबर होता है।
अब बिल्कुल यही बात जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे भी आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, आप क्या करते हैं इसके साथ एक बैटरी जोड़ देते हैं, और बैटरी जब जोड़ेंगे और साथ ही आपने स्विच लगा दिया है। अब ये देखिए कि बैटरी जो है इसका ये टर्मिनल जो है हायर पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल जो है लोअर पोटेंशियल पे है, और ये कह लें कि इसका वाल्व है, ये वाल्व है। अब इनिशियली वाल्व बंद था तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जीरो के बराबर होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये वाल्व बंद था। जब हमने इसको ऑन कर दिया, मीन ये स्विच जो है इसको क्लोज कर दिया है, तो क्या होगा, इसमें से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि चार्जेस की जो फ्लो है इस तरह होना शुरू हो जाएगी। और ये चार्जेस की फ्लो जो है वो डिपेंड करती है इस बैटरी के पोटेंशियल के डिफरेंस के ऊपर। जितना इसका पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही इसमें फ्लो, चार्जेस की फ्लो मीन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसकी फिजिकल स्टेट जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज कर देंगे तो फिर ये देखिए करंट की वैल्यू इसमें जो फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। यानी कि ऐसे समझ लें कि ये वाल्व जो है वो एक जैसा खुला रहेगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है, वाटर लेवल का जो डिफरेंस है उसके ऊपर इसकी फ्लो डिपेंड करती है। अब अगर ये देखें इस सिचुएशन में ही देख लें कि पानी का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्लो नहीं है। क्यों फ्लो नहीं है? कि यहाँ वाल्व हमने बंद कर दी है, मीन इसकी जो फ्लो रेजिस्टेंस है, पानी को जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है यहाँ मैक्सिमम करना पड़ रहा है, मीन हमने वाल्व जो है बंद कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें कि ये जो वोल्टेज है हम प्रोवाइड करते हैं बैटरी से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड करते हैं, अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसमें जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता जाएगा। और लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है, मीन उसका टेम्परेचर है, उसका साइज है, उसकी शेप है, उसकी नेचर है, वो तब्दील ना हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इनके ये मैंने नहीं, ओम ने ये कहा था कि आई जो इसमें से फ्लो हो रहा है, बिलफस आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो आई कहता है कि ये V के प्रोपोर्शनल है। V क्या है? V ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, या हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। ये 1/R ये कहलाती है कंडक्टिविटी, R है रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस, तो 1/R जो है ये होगा कंडक्टेंस और R होगा रेजिस्टेंस। ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू R इंटू आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये R जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की वो शो कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आगे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी फिजिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, कंडक्टर की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर इसकी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। तो सिंपल बात क्या हुई कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये कहलाता है ओम्स लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? लफ्जों में इसको क्या किस तरह कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference provided between the two ends of the conductor। और उसमें कंडीशन क्या है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि हम इसको यूं स्टेट कर सकते हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference between the two ends of the conductor provided the physical state of the conductor does not change। यानी कि इसकी स्टेटमेंट चलो मैं लिख देता हूं। तो ये द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor if the physical state of the conductor not change।
यानी कि ये आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया है, तो इसके एंड के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसमें करंट बढ़ता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें कि कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, चाहे हम पोटेंशियल डिफरेंस या करंट की कोई भी वैल्यू क्यों ना ले लें। लेकिन ये याद रखें, ये एक आइडियल केस ही है तकरीबन। तो बहरहाल मैं कहना ये चाहता था, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता था। तो ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर कौन से होंगे? ऐसे कंडक्टर जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की सारी वैल्यूज के लिए ओहम्स लॉ को ओबे करें, यानी कि वोल्टेज जितनी भी बढ़ती जाए, करंट जितना भी बढ़ता जाए, लेकिन ये रिलेशन जो है वो कायम रहे, V इज प्रोपोर्शनल टू I कायम रहे। यानी कि इनका अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसी भी कंडक्टर के लिहाज से, उसकी वोल्टेज उसके अक्रॉस जो है, उसके एंड के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करते जाए और इसमें करंट जो है वो मेजर करते जाए, तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे कंडक्टर जो है वो ओहमिक कंडक्टर कहलाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक थिक कॉपर वायर है, तो उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाते हैं तो उसी लिहाज से करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये भी एक ख़ास हद तक ही ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल जहाँ तक करंट और वोल्टेज है कॉपर वायर के थ्रू ऐसे वेरी करते हैं कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी उसी रेशो से इंक्रीज होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी कॉपर वायर जो है या कंडक्टर जो है ये ओहमिक कंडक्टर होगा। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट और वोल्टेज हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहें, या करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन रहे, तो इस किस्म के कंडक्टर जो है ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कंडक्टर जो हर कंडीशंस, करंट और वोल्टेज की हर कंडीशन पे ओहम्स लॉ को ओबे करें, उनको हम नाम देते हैं ओहमिक कंडक्टर का। नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को तमाम करंट और वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर ओबे ना करें, इस किस्म के जो कंडक्टर होते हैं उनको नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर की आपकी किताब में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है फिलामेंट किसका? इलेक्ट्रिक लैंप का। ये पहले जो बल्ब हुआ करते थे आपने देखे होंगे कि उसमें फिलामेंट हुआ करता था, उसमें से जब करंट फ्लो होता था तो वो हीट अप होने की वजह से लाइट इमिट करना शुरू कर देता था। अब भी अवेलेबल हैं वैसे तो उसमें अगर हम उसके अक्रॉस, यानी कि वो जो बल्ब है उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या होगा? उसमें करंट जो है एक खास हद तक तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि करंट जो है वो वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, यानी कि उसमें डेविएशन आना शुरू हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि जब इसमें से हम करंट गुजारते हैं तो ये फिलामेंट जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से जाहिर है इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। याद रखिए V और I एक दूसरे के उस वक्त प्रोपोर्शनल होगा जब कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिसकी वजह से उस रेट से करंट नहीं बढ़ता जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ रही है, इसलिए ये डेविएट कर जाएगा। तो ये हमारा फिलामेंट जो होगा वो ओहम्स लॉ को चूंकि ओबे नहीं करता, इसलिए इसको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। अब इसी तरह ये सेमीकंडक्टर डायोड हैं, तो ये भी हम इंशाल्लाह अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी ये होता है कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, बल्कि कुछ यूँ आता है। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती, बहुत कम बढ़ती है,
लेकिन फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह की उसकी आती है, ग्राफ आता है। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज, ये देखिए फिर भी हमारे वोल्टेज है नेगेटिव साइड पे हम इंक्रीज करते जाते हैं तो करंट ना होने के बराबर इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है, ये ब्रेक डाउन आ जाती है। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि यहाँ भी ग्राफ जो है, आई वी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो ये भी नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। तो ये दो एग्जांपल आपकी किताब में दी गई हैं, एक फिलामेंट की एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल लैंप के फिलामेंट की एग्जांपल है। उसमें क्या होगा कि अगर आप इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये मीन फिलामेंट के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाते हैं तो करंट एक खास हद तक तो इसको करता है, यानी कि क्या कहते हैं कि ओम्स लॉ को ओबे करता है, लेकिन उस पर आगे जाके क्या होगा, जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है खास हद से इंक्रीज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन को से डेविएट हो जाता है। हम यहाँ जो बार बार इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जिक्र करते रहे, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, यानी कि जब किसी कंडक्टर जो है उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आप बैटरी जोड़ते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट की जो वैल्यू है वो एक तो हमने पहले बताया कि V के ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअली करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये वाटर टैप जो होती है उसके पानी का लेवल जो है या उसकी पानी की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप उसको ज़्यादा खोल देते हैं या कम खोल देते हैं, तो वो एक्चुअली वाटर की फ्लो को रेजिस्ट कर रही होती है जो आपका पानी की जो टूटी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब पहली बात यह है कि एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट किस तरह होती है, ये वैसे तो फिर भी वो बात मैं कह रहा हूँ कि आगे तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या कि ये आपके पास बिलफर्ज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वैसे तो मेटेलिक कंडक्टर में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसके अंदर ये लेटेस्ट पॉइंट हैं, चलो एटम समझ लें, ये एटम जो है तरतीब से पड़े हुए हैं यहाँ, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं आपकी जगह पे, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड वाइब्रेट करते हैं। अब इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये हमने पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में, नेट उनकी फ्लो इस डायरेक्शन में होगी, तो डेफिनेटली जब ये मूव करेंगे तो अपनी मोशन में ये जब ये मुख्तलिफ एटमों के साथ स्ट्राइक करते हैं तो अपनी एनर्जी जो उन्होंने गेन की थी इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो लूज कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना जो है यहाँ इसके थ्रू मुश्किल हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से मूव कर जाते हैं इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम है, और अगर इसको मुश्किल जो है पेश आती है मूव करने में तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है कोलाइजन की वो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, रिजल्ट के तौर पर उनको अपोजिशन का सामना भी ज़्यादा करना पड़ेगा और उनकी फ्लो जो है वो कम हो जाएगी, मीन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम हो जाएगा। जिस तरह हम बार बार ये डिस्कस करते आए हैं कि चार्जेस की जो फ्लो है उसका रेट करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली क्या होती है, ये ऑपोजिशन होती है। किस चीज़ की ऑपोजिशन? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर से जो चार्जेस मूव करते हैं उनकी फ्लो को जो ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो ये जाहिर है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर। जिस तरह
हम डिस्कस करते आए हैं। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस जो है, ये अपोजिशन होती है जो कि एक कंडक्टर जो है उन चार्ज कैरियर को ऑफर करता है जो कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। तो हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा कि V जो है I और R का प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि R जो है वो V ओवर I के बराबर होगा। V ओवर I, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट जो इसके कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है। अब इसकी जो यूनिट होंगे रेजिस्टेंस के अपना ऐसे यूनिट जो है उनको हम नाम देते हैं ओम का, यानी कि ओम के को ऑनर करते हुए इसको कहते हैं ओम। ये कैपिटल ओमेगा से शो करते हैं। तो 1 ओम किसके बराबर होगा? 1 ओम जो है 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर के बराबर होगा। 1 एम्पेयर के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ कि अगर ये हमारा कंडक्टर है, हमने इसको बैटरी से जोड़ा हुआ है, बैटरी जो है इस दोनों एंड के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट कर रही है वो 1 वोल्ट है, और हम ये देखते हैं वो अपना एम्पेयर मीटर लगा के कि इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पेयर के बराबर है। तो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम के बराबर होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 volt potential difference provided between the two ends of the conductor causes a flow of current 1 ampere through the conductor। मीन अगर ये आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, इसके दोनों एंड के दरमियान हमने पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट प्रोवाइड किया है, और हम देखते हैं कि इसके अंदर से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर होगी। जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था कि जो रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक का रेजिस्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम मुख्तलिफ सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जो गुजारना होती है वो मखसूस होती है। उससे ज़्यादा करंट या कम करंट गुजारेंगे तो वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सर्किट डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें करंट जो है उसको एडजस्ट करना होता है, और वो एडजस्टमेंट होती है रजिस्टर्स के इस्तेमाल से। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर से करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, वो जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने जो कैलकुलेट की है रेजिस्टेंस जो कि करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करनी है हमने, वो है 3 ओम की, लेकिन 3 ओम की रेजिस्टेंस वेलफर्स हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 ओम के रेजिस्टर्स जो है हमारे पास पड़े हुए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टर्स होते हैं 1 ओम के, उनको आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो 3 ओम के बराबर आएगा। यानी कि अब ये पता चल गया आपको कि रेजिस्टर्स जो होते हैं उनकी कम्बिनेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रेजिस्टर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू उस रेजिस्टेंस से डिफरेंट होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस कंडीशन को, यानी कि वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है रेजिस्टर की, उसको निकालने के लिए हम इनका रेजिस्टर्स जो हैं उनको सीरीज़ में या पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं, ताकि रिक्वायर्ड वैल्यू को रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आ सके। तो ये दो तरह हम रेजिस्टर्स जो है उनको कंबाइन कर सकते हैं। एक है इसकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टर जो है उनको एंड टू एंड आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि एक रेजिस्टर लेके उसका एक एंड दूसरे रजिस्टर के एक एंड के साथ जोड़ दिया, इसका एंड जो है तीसरे रजिस्टर के एंड के साथ जोड़ दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगी ये कहलाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखिए इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपने मैट्रिक कोर्स में गालबन पढ़ा होगा कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है इन तीनों के इक्वल रजिस्टर के, यानी कि रेजिस्टेंस के जो रजिस्टर के रेजिस्टेंस होती हैं उनको सम करते हैं, तो ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकल आता है R। अब यहाँ देखिए कि चूंकि ये तीनों रजिस्टर जो हैं
ये करंट को एक ही पाथ प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों में जो करंट की वैल्यू है वो एक जैसी रहती है, यानी कि इसमें करंट कांस्टेंट रहता है। जब करंट कांस्टेंट रहेगा तीनों में तो डेफिनेटली क्या होगी, वोल्टेज डिवाइड होगी, और वोल्टेज डिपेंड करती है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर। ये देखिए V1 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो I और R1 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब V1 की वैल्यू डिपेंड करती है R1 के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस ज़्यादा होगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज भी इसके अक्रॉस कम होगी। इसी तरह V2 है, इसी तरह V3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों जो रेजिस्टर हमने सीरीज में लगाए हैं, एक तो ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इन तीनों के सम के बराबर होगा, और दूसरी बात क्या है कि ये वोल्टेज डिवाइडर है, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है। यहाँ देखें इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस बिल्कुल वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, और ये वोल्टेज जो है वो डिपेंड करती है रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस के ऊपर। अब दूसरी कॉम्बिनेशन जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब फिर मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 1 ओम के रेजिस्टर तो पड़े हुए हैं, हमें चाहिए 0.3 ओम के रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस चाहिए, ऐसा रेजिस्टर चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस 0.3 ओम की है। तो 0.3 ओम का रेजिस्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, 1 ओम के रेजिस्टेंस पड़े हुए। तो क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इन तीनों रेजिस्टर को, यानी कि 1 ओम के रेजिस्टर जो हैं उनको हम पैरेलल जोड़ देंगे, इस तरह जोड़ देंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा वो 0.3 ओम के बराबर होगा, यानी कि 1/R जो होता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। तो इसको चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि 1/R किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 आ गया, 1 LCM आ गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1/R आ गया। तो R किसके बराबर होगा, 1/3 के या 0.3 ओम के बराबर आ जाएगा। तो कहना ये चाहता था कि अगर हम इस तरह, यानी कि रेजिस्टर जो है इस तरह जोड़ते हैं कि तीनों रेजिस्टर के एक एंड जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस किस्म का कॉम्बिनेशन जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब ये देखें कि ये तीनों जो रेजिस्टर हैं इनके दोनों एंड्स के डायरेक्टली साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज सोर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी तीनों के दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेम है, वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो ये करंट डिवाइड करने के लिए हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए करंट यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है। अब I1 किसके बराबर होगा, V कांस्टेंट है सबके लिए, मैंने पहले कहा है इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, ये इस वोल्टेज के बराबर होगी। लेकिन I1 जो होगा वो V/R1 के इक्वल होगा, I2 जो होगा V/R2 के इक्वल होगा, और I3 जो है V/R3 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका करंट ज़्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका करंट कम होगा। ये मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर 3 सड़कें हैं एक दूसरे को पैरेलल जा रही, तो डेफिनेटली जो सड़क खुली होगी और स्मूथ होगी, जिसमें गड्ढे नहीं होंगे, तो जिसमें ट्रैफिक यानी कि उसमें क्या कहते हैं कि हार्डनेस नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, तो वहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो मूव करेगी। लेकिन जो सड़क तंग होगी, जिसमें गड्ढे होंगे, तो वहाँ से ट्रैफिक जो है वो बहुत कम फ्लो करेगी। मजबूरी के तहत कोई बंदा जाएगा, अदरवाइज वहाँ उस सड़क की तरफ कोई नहीं जाएगा। ये बाईपास जो बनाते हैं तो इसी वजह से बनाते हैं ना, कि जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं, उनके अंदर से ट्रैफिक यानी कि गाड़ी वगैरह जो है उसको गुजारना मुश्किल होगा, तो इसलिए बाईपास बनाते हैं कि जो जिन्होंने अगले दूसरे शहर जाना है, बजाय इसके कि शहर के अंदर से पास हों, वो उसको बाईपास कर जाते हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि इम्पीडेंस की या रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो याद रखें, यहाँ जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जब सीरीज में जो जोड़ते हैं रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। देखें ना, हैं यहाँ भी 1 ओम की तीनों रेजिस्टर
और उसको हमने सीरीज में जोड़ा तो उसका रिजल्टेंट आया 3 ओम का। उन्हीं को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट आ गया 0.3 ओम का। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ ये वोल्टेज डिवाइडर है, ये करंट डिवाइडर है। यहाँ रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी, ये जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगी, और यहाँ जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसका करंट ज़्यादा होगा। यहाँ करंट ज़्यादा होगा अगर इसकी वैल्यू कम है, और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसको यूटिलाइज करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जो होती है, जो सर्किट के अंदर आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।